हम बात कर रहे थे यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो हमने यहाँ पर 4 या 5 प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ ली। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ी थी फेज स्प्लिट प्रकार की मोटरें। फेज स्प्लिट प्रकार की मोटरें, तो ये मोटरें थी, इनमें 5 प्रकार की मोटरें हमने यहाँ तक क्या कर ली, पढ़ ली। तो यहाँ पर ये क्या था, पहला पार्ट था मोटरों को वर्गीकरण किया था, 3 पार्टों में बांटा गया था। तो पहला पार्ट था, तो इसमें फेज स्प्लिट प्रकार की कितनी मोटरें थी, 5 मोटरें थी। तो उनको हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था यहाँ तक। तो आगे हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में यहाँ पर था कम्यूटेटर मोटर। कम्यूटेटर मोटर, तो अब यहाँ पर जो बी पार्ट पढ़ेंगे कम्यूटेटर मोटर। तो अब इस कम्यूटेटर मोटर है, ये भी 2 प्रकार की मोटर होती है। ये भी कितने प्रकार की पाई जाती है, इस चैप्टर में 2 प्रकार की है। तो पहली है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। और जो दूसरी मोटर है वो है रिपल्सन मोटर, रिपल्सन मोटर। तो इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, ये कम्यूटेटर होता है, ये हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है, हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। जो कम्यूटेटर है हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। अब यहाँ पर क्या करता है कि इसका जो कार्य क्या होता है, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। तो कम्यूटेटर का जो कार्य है वो क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में और डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में परिवर्तन करने का कार्य करता है। कि यहाँ पर जो कम्यूटेटर है वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल सकता है और डीसी सप्लाई को एसी में भी बदल सकता है। अब एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कब परिवर्तन करेगा और डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कब परिवर्तन करेगा। तो मैं बात करता हूं डीसी जनित्र की। मैं किसकी बात करता हूं यहाँ पर, डीसी जनित्र की। डीसी जनित्र में जो कम्यूटेटर है वो क्या कार्य करेगा, वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तन करेगा, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तन करेगा। और मैं बात करता हूं डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर है, डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर है वो क्या करेगा, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में परिवर्तन करेगा। तो इन दोनों मोटरों में, यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर है, दोनों मोटर में यहाँ पर क्या लगा होगा, कम्यूटेटर लगा होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर की। जो यूनिवर्सल मोटर है उसका दूसरा नाम है सार्वत्रिक मोटर, यूनिवर्सल मोटर। अब जो यूनिवर्सल मोटर है इसको बोल सकते हैं हम सार्वत्रिक मोटर, या इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं यूनिवर्सल मोटर है, या हमारे पर्सन जो भी आएगा उसमें सार्वत्रिक मोटर भी आ सकता है, या एसी सीरीज मोटर, या आ सकता है डीसी सीरीज मोटर। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है। ये यूनिवर्सल मोटर है, ये एसी सप्लाई तथा डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है। कि जो ये यूनिवर्सल मोटर है ये एसी सप्लाई डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य कर सकती है। अब यूनिवर्सल मोटर के मुख्य भाग,
अब यूनिवर्सल मोटर है, इसके मुख्य भाग होते हैं। एक तो इसमें होता है फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग। इस मोटर में क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है, जो क्या करती है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरी बात करता हूं, दूसरा होता है इसमें आर्मेचर। दूसरा क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग। और जो तीसरा भाग होता है इस मोटर का, वो होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर या हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन जो यूनिवर्सल मोटर है, तो इसमें एक तो फील्ड वाइंडिंग होगी और एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी और ये क्या होगी? कम्यूटेटर या ब्रश होगा। तो इस मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों ही किस में लगी होगी? सीरीज में कनेक्टेड होगी, सीरीज में जुड़ी होगी, जुड़ी होगी। कि ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग दोनों ही सीरीज वाइंडिंग में। सीरीज का मतलब है कि यहाँ पर दोनों का जो कनेक्शन होगा, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी। जैसे फील्ड वाइंडिंग है तो यहाँ पर ये होगी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर ये क्या होगा? आर्मेचर, और यहाँ पर क्या लगी होगी? कार्बन ब्रश। तो यहाँ पर ये कार्बन ब्रश, और जो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग होगी, यहाँ पर क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग होगी। तो इसके सिरों को हम U1 और U2 से प्रदर्शित करते हैं, और जो आर्मेचर की सिरे हैं उनको A1 तथा A2 से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल मोटर ये है किस श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है? तो श्रेणी क्रम में तो ये फील्ड वाइंडिंग है, तो यहाँ पर इसके जो टर्न देंगे वो देंगे मोटे तार तथा कम टर्न्स की। यहाँ पर संयोजित किस तरह से करेंगे? मोटे तार व कम टर्न से करेंगे। और जो यहाँ पर जो आर्मेचर होता है, इसका प्रतिरोध, इसका जो आर का मान होता है वह 1 ओम से भी क्या होता है? कम होता है। दोनों किस में जुड़ी हुई? सीरीज में जुड़ी है। मोटे तार कम टर्न की होती है, और यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान होता है वो 1 ओम से भी क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर इनकी मुख्य बात होगी, बात कर ली। तो अब इससे बात आगे होती है कि इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस मोटर का क्या उपयोग? तो इस मोटर का उपयोग किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर। दूसरे बात करता हूं, और इसका उपयोग किया जाता है वैक्यूम क्लीनर, तीसरी बात करते हैं इस मोटर का सिलाई मशीन में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं कि इस मोटर की हमारे को घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी है। क्या करनी है? इस मोटर की क्या करनी है? घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी है। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे? मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन, कि मेरे को इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी है, तो क्या करेंगे? तो इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करेंगे या तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे परिवर्तन करेंगे, या हम यहां पर करेंगे फील्ड वाइंडिंग के सिरे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन इन दोनों, या तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों के जो संयोजन सिरे हैं वो एक साथ परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर या तो आर्मेचर के ही सिरे परिवर्तन करेंगे या किसके करेंगे? फील्ड वाइंडिंग के। दोनों में से एक के सिरे परिवर्तन करने से जो ये मोटर थी पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी, तो बाद में क्या घूमने लग जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। और हम इसकी मोटर की घूर्णन दिशा, और या ये दोनों ऑप्शन में ना अगर आपको दे दिया जाए ब्रश की स्थिति परिवर्तन करके, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दे सकता है ब्रश की स्थिति
परिवर्तन करके। तो यहाँ पर है तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन कर देंगे, या तो ऑप्शन में दे दिए या तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे परिवर्तन करेंगे या फील्ड वाइंडिंग के सिरे परिवर्तन करेंगे। यदि ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं देते हैं तो वहां पर जो सिरे चेंज करेंगे वो कैसे करेंगे, ब्रश की स्थिति परिवर्तन करके यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन कर देंगे। तो यहां तक तो ये किसकी बात कर रहे थे, यूनिवर्सल मोटर की। तो अब यहां पर बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर और दूसरी मोटर के दोनों में अंतर देते हैं, डीसी सीरीज मोटर, दोनों में क्या अंतर होता है कि जो यूनिवर्सल मोटर है यह एसी सप्लाई तथा डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य कर सकती है। कि ये यूनिवर्सल मोटर है, ये एसी सप्लाई तथा डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य कर सकती है, जबकि डीसी सीरीज मोटर है यह केवल किस पर कार्य करेगी, डीसी सप्लाई पर ही कार्य करेगी। किस सप्लाई पर कार्य करेगी, डीसी सप्लाई पर ही कार्य करेगी। क्योंकि डीसी सप्लाई होती है, यदि हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो यह मोटर कार्य तो करेगी लेकिन उच्च दक्षता के अनुरूप कार्य नहीं करेगी, यानी इसकी क्या हो जाएगी, दक्षता कम हो जाएगी, यानी जो डीसी सीरीज मोटर है हम इस डीसी मोटर को एसी सप्लाई दे देते हैं। कौन सी सप्लाई दे देते हैं, एसी सप्लाई दे देते हैं। इस मोटर की जो दक्षता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम जो डीसी सीरीज मोटर है इसको यूनिवर्सल मोटर बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो यहां से देखो कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। तो पहला आता है यहां पर, पहला परिवर्तन होता है आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग में टर्नों की संख्या में वृद्धि करते हैं। अब आर्मेचर वाइंडिंग में टर्नों की संख्या में वृद्धि करने से यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो मोटर का जो टॉर्क होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और मोटर का पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, सुधर जाता है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर पत्तियों की मोटाई कम कर देते हैं। स्टेटर की पत्तियों की मोटाई कम करते हैं। अब स्टेटर की पत्तियों की मोटाई कम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है, किसका मान, फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो डीसी सप्लाई में कितना होता है, 0 होता है। डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, 0 होगा। लेकिन डीसी सीरीज मोटर को हम यूनिवर्सल या एसी सीरीज मोटर से जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्योंकि एसी सप्लाई देंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, 50 होगा। तो जब एसी सप्लाई दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो जाएगी। अब जब फ्रीक्वेंसी है तो जो स्टेटर की जो पत्तियां होगी वो किससे बनी होगी, लोहे से बनी होगी। और जो लोहा सत्तियां होती है, जो क्या होती है, लोहा सत्तियां, वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। लोहा सत्तियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो मैं पहले सत्ती की बात कर लेता हूं, वो होती है एडी करंट सत्ती। एडी करंट सत्ती। अब जो एडी करंट सत्ती होती है ये होती है WE बराबर BM का स्क्वायर, F का स्क्वायर और T का स्क्वायर। तो यहां पर बात करते हैं कि जो T है वो क्या है, मोटाई। तो इन पत्तियों की, क्योंकि एडी करंट सत्ती को कम करने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, पत्तियों की मोटाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर WE है वो क्या है, एडी करंट सत्ती का प्रतीक है। तो ये यहाँ पर इसकी क्या है, समानुपात में। तो अब अगर यदि इसकी मोटाई को कम कर देंगे, तो कौन सी सत्ती कम होगी, एडी करंट सत्ती
कम होगी। और यहाँ पर जब डीसी से चला रहे थे तो फ्रीक्वेंसी का मान 0 था, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा 0, और ये यहाँ पर क्या है गुणनफल में है तो इनको गुणा करेंगे तो जो एडी करंट शक्ति थी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हमने कौन सी सप्लाई दे रही है यहाँ पर एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का मान है तो यहाँ पर क्या होगी एडी करंट शक्ति कम होगी। तो यहाँ पर जो एडी करंट शक्ति को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो इन पत्तियों को यहाँ पर क्या करेंगे लेमिनेटेड बनाएंगे, लेमिनेटेड करेंगे, जिससे कौन सी शक्ति कम होगी, जिससे क्या होगी एडी करंट शक्ति कम हो जाएगी। तो ये तो पहली शक्ति थी। लो शक्तियां दो प्रकार की होती है। जो दूसरी शक्ति है वो होती है हिस्टेरिसिस शक्ति, हिस्टेरिसिस शक्ति। अब जो हिस्टेरिसिस शक्ति होती है उसको दर्शाते हैं WH बराबर BM 1.6 F और क्या होता है V। तो यहाँ पर एक आएगा नीटा आएगा। तो अब यहाँ पर जो ये नीटा है, नीटा किसको दर्शा रहा है हिस्टेरिसिस नियतांक को, और BM यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शा रहा है। और यहाँ पर F का मतलब है कि यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी है, और V का मतलब दोस्तों यहाँ पर याद रखना, यहाँ का V का मतलब वोल्टेज नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है आयतन होता है। क्या होता है यहाँ पर आयतन होता है। क्या होता है आयतन होता है। तो अब यहाँ पर इस हिस्टेरिसिस शक्ति को कम करने के लिए हमारे को क्या करेंगे, क्योंकि एसी सप्लाई दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर कौन सी शक्ति होगी हिस्टेरिसिस शक्ति होगी। अब हिस्टेरिसिस शक्ति को कम करने के लिए यहाँ पर जो ये स्टेटरी जो पत्तियां होगी वो किसकी बनाएंगे सिलिकॉन स्टील की बनाएंगे। यहाँ से किसकी बनाएंगे सिलिकॉन स्टील की बनाएंगे, जो क्या सिलिकॉन स्टील की बनाएंगे। तो वहां पर क्या है सिलिकॉन स्टील के बनाने से कौन सी शक्ति कम होगी हिस्टेरिसिस शक्ति कम होगी। यदि हम क्या करेंगे इनकी मोटाई को कम करेंगे, तो मोटाई को कम करेंगे तो वहां पर कौन सी शक्ति कम होगी एडी करंट शक्ति कम होगी। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल में मोटर में क्या होगी ये परिवर्तन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक आपको क्या हो गया समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे रिपल्सन मोटर की। रिपल्सन मोटर को हम बोल सकते हैं प्रत्याकर्षण मोटर। प्रत्याकर्षण मोटर आपको यहाँ दोस्तों पूछ लिया जाता है कि रिपल्सन मोटर है, इसका अन्य नाम क्या हो सकता है प्रत्याकर्षण मोटर होता है। तो अब जो रिपल्सन मोटर है इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। जो रिपल्सन मोटर होती है वह प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इस मोटर में क्या करेंगे, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, इसकी पहले बात कर लेते हैं लागत। इस मोटर की जो लागत होती है वो क्या होती है उच्च होती है। लागत क्या होती है उच्च। इस मोटर की जो लागत होती है वो उच्च होती है। लागत का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है मूल्य। अब स्टार्टिंग टॉर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पर टॉर्क। तो टॉर्क की बात करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा उच्च होगा, तथा स्टार्टिंग जो धारा होगी वो क्या होगी स्टार्टिंग धारा निम्न होती है। क्या होती है स्टार्टिंग धारा क्या होती है यहाँ पर निम्न होती है। टॉर्क की बात करें स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है और स्टार्टिंग धारा क्या होती है निम्न होती है। अब जो ये यूनिवर्सल मोटर है इसमें क्या होगा एक स्टेटर होगा। जो स्टेटर होता है इस पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं फील्ड वाइंडिंग करते हैं। तो जो चुंबकीय बद्रिका होती है वो कैसे गुजरती है एन से एस की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या स्थापित करेंगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि जो इतनी देर मोटरें पढ़ रहे थे, इससे पहले जो भी मोटरें पढ़ रहे थे, तो उनमें कौन सा रोटर काम में ले रहे थे, स्क्विरल केज प्रकार का रोटर काम में ले रहे थे। लेकिन जो यूनिवर्सल मोटर थी, यूनिवर्सल मोटर, जो यूनिवर्सल मोटर थी, इसके अंदर रोटर काम में नहीं ले रहे थे। यूनिवर्सल मोटर के अंदर हम क्या काम में ले रहे थे, आर्मेचर काम में ले रहे थे। क्या ले रहे थे, आर्मेचर काम में ले रहे थे। तो इसी तरह इस मोटर में भी क्या लेंगे, यहाँ पर एक क्या लेंगे, आर्मेचर लेंगे। क्या लेंगे, आर्मेचर लेंगे। और आर्मेचर लेंगे तो यहाँ पर दो कार्बन बुश स्थापित करेंगे। दो क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन बुश स्थापित करेंगे। अब ये दोनों कार्बन बुश स्थापित कर, क्योंकि आर्मेचर यहाँ पर वाइंडिंग होगी, तो आर्मेचर यहाँ पर क्या होगा, घूमने वाला भाग होगा। अब घूमने वाले भाग से यदि हम संयोजन लेते हैं, तो जैसे ये घूमेगा तो हमारे वायर क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर लगाएंगे। तो इस मोटर को हम कौन से प्रकार की मोटर तो पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटर मोटर। कम्यूटेटर मोटर भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो यूनिवर्सल मोटर होती है और दूसरी कौन सी मोटर होती है, रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर में यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कम्यूटेटर लगाएंगे और कम्यूटेटर के ऊपर क्या करेंगे, कार्बन बुश स्थापित करेंगे। अब यहाँ पर कार्बन बुश स्थापित करेंगे तो यहाँ पर कार्बन बुश को यहाँ से क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, कार्बन बुश को शॉर्ट कर देंगे। अब कार्बन बुश को यहाँ से क्या कर देंगे, शॉर्ट करेंगे। जैसे मैं स्टेट को सप्लाई दूंगा, स्टेट को क्या करूंगा, सप्लाई दूंगा, तो यहाँ पर एसी सप्लाई दूंगा। कौन सी सप्लाई दूंगा, क्योंकि हम सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर किसमें होती है, एसी सप्लाई होती है। जैसे मैं यहाँ पर एसी सप्लाई दूंगा तो यहाँ पर जो पोल है, क्योंकि एसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, पोल परिवर्तन होते हैं। तो एक सेकंड में पोल कितने बार परिवर्तन होंगे, 50 बार परिवर्तन होंगे। 50 बार क्यों परिवर्तन होंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पोल परिवर्तन करेंगे। तो अब यहाँ पर पोल परिवर्तन होंगे 50। तो यहाँ पर कभी एन बढ़ेगा कभी एस बढ़ेगा, तो चुंबकीय बदलेंगे, एन से एस जाएगी, यहाँ पर एन बढ़ेगा तो वापस इधर आएगी। तो यहाँ पर इसके मध्य एक चालक स्थापित किया गया। तो ये चालक क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के अनुसार यहाँ पर क्या करेगा, एक ईएमएफ उत्पन्न कर लेगा। और ईएमएफ उत्पन्न कर लेगा तो यहाँ पर इनको शॉर्ट क्यों किया गया है, क्योंकि इनका मार्ग क्या हो सके, पूरा हो सके। तो मार्ग पूरा होगा तो यहाँ पर ये मोटर क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी। तो अब यह कार्बन बुश इस मैग्नेटिक एक्स से मैग्नेटिक एक्स यानी चुंबकीय एक्स से कितनी डिग्री पर स्थापित करेंगे, 20 डिग्री पर स्थापित करेंगे। यानी ये क्या है, एक मैग्नेटिक एक्स है। तो इस मैग्नेटिक एक्स से हम क्या करेंगे, जो ये कार्बन बुश है, तो यहाँ पर 20 डिग्री अंतराल पर स्थापित करेंगे। कितनी डिग्री अंतराल पर स्थापित करेंगे, 20 डिग्री अंतराल पर स्थापित करेंगे। 20 डिग्री अंतराल पर स्थापित करेंगे। तो 20 डिग्री अंतराल पर करेंगे तो यहाँ पर एन पोल बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पर सिद्धांत की बात करता हूँ, कौन सी सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह प्रत्याकर्षण की सिद्धांत पर कार्य करती है। और प्रत्याकर्षण के सिद्धांत का मतलब कि यहाँ पर एन पोल बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बनेगा, एन पोल बनेगा। यहाँ पर एस पोल है तो यहाँ पर भी कौन सा पोल बनेगा, एस पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा, एस पोल बनेगा। तो ये एन को एन यानी एक कोई भी चुंबक है, ये यहाँ पर क्या है, एक चुंबक है। एक तरफ एन पोल होता है, दूसरा तरफ एस पोल होता है। तो जो चुंबक होती है, जो समान पोल होते हैं, यानी यहाँ पर एन पोल है और यहाँ पर एक मैं दूसरी चुंबक लेता हूँ, कौन सी लेता हूँ, एन। तो मैं एन पोल को एन पोल के पास में लेके जाऊंगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रत्याकर्षित करेगी। तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेगी। यदि मैं यहाँ पर एस पोल है और यहाँ पर एक दूसरी चुंबक किसके लेके आ रहा हूं मैं, एन की, तो यहाँ पर ये असमान चुंबकीय असमान पोल है, तो असमान पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसी प्रकार ये एन पोल बन रहा है, यहाँ पर एन और यहाँ पर एस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रत्याकर्षित करेंगे। अब एक दूसरे को यहाँ धक्का मारेंगे, यहाँ एन पोल एन को धक्का मारेगा, एस पोल एस को धक्का मारेगा, तो यहाँ से ये मोटर क्या होगी, घूमना स्टार्ट हो जाएगी। और इस मोटर की एक मुख्य विशेषता है कि इस मोटर को जो गति है, इस मोटर की गति हम 0 से अधिकतम तथा
अधिकतम से निम्न परिवर्तन कर सकते हैं। निम्न में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि यह मोटर है, इसकी जो घूर्णन दिशा हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं कि यहाँ पर यह क्या है, कारण पुरुष है, तो इसको यहाँ से जो मैग्नेटिक एक्स था एक्स, तो इससे कितनी डिग्री अंतराल पर स्थापित कर रहे थे? 20 डिग्री अंतराल पर स्थापित कर रहे थे। यदि मैं 20 डिग्री अंतराल पर स्थापित न करके यहाँ पर 40 डिग्री अंतराल पर स्थापित करता हूँ तो इस मोटर क्या होगी? यहाँ पर घूर्णन गति बढ़ेगी। इस मोटर की क्या होगी? घूर्णन गति बढ़ेगी। यहाँ पर इसकी जो घूर्णन गति होती है वो क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। यहाँ पर रखता हूँ तो ये यहाँ पर क्या हो गया? ना तो इस तरफ तक हमारेगा ना इस तरफ तक हमारेगा, तो इसकी गति क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इस मोटर की घूर्णन गति को हम अधिकतम यानी कार्बन फोर्स की स्थिति चेंज करके इस मोटर की घूर्णन गति कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि हमारे को पूर्ण रूप से घूर्णन गति परिवर्तन करना है, पूर्ण रूप से कि ये पहले क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही थी तो हमारे को कौन सी दिशा में घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के लिए जो ये कार्बन बर्स है तो इनको 20 डिग्री इस दिशा में स्थापित न करके यहाँ पर स्थापित कर देंगे कि इस मोटर की जो कार्बन फोर्स है यहाँ पर स्थापित कर देंगे 20 डिग्री। तो 20 डिग्री यहाँ स्थापित करने पर इस मोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगी। तो इस मोटर का जो उपयोग किया जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है और स्टार्टिंग धारा निम्न होती है। जो रिपल्सन मोटर होती है इसका उपयोग हम क्रेन, इस मोटर का जो उपयोग किया जाता है तो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है क्रेन या कटिंग टूल्स आदि। यहाँ इन स्थानों पर इन मोटर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर ली? रिपल्सन मोटर की कर ली। रिपल्सन मोटर है, दूसरा नाम प्रत्याकर्षण मोटर है। और प्रत्याकर्षण मोटर यह मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इस मोटर की जो लागत होती है, इस मोटर की जो लागत होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। यदि हम टॉर्क की बात करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क उच्च तथा स्टार्टिंग धारा क्या होती है? इस मोटर की निम्न होती है। स्टार्टिंग धारा क्या होती है? निम्न होती है। यदि हमारे यह मोटर इसकी जो संरचना होगी यानी इस पर एक स्टेटर होगा, स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करेंगे और इसके अंदर एक क्या करेंगे? आर्मेचर स्थापित करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? एक आर्मेचर स्थापित करेंगे। अब जो आर्मेचर है तो आर्मेचर के ऊपर यहाँ पर एक क्या करेंगे? आर्मेचर, क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर क्या है? वाइंडिंग है। तो आर्मेचर क्या है? ये किसका बना होता है? लोहा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। लोहा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। उस पर स्लॉट कटे होते हैं, उन स्लॉटों पर वाइंडिंग करेंगे। अब वाइंडिंग से बाहर सप्लाई लेने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? कम्यूटेटर लगा देंगे। अब कम्यूटेटर के ऊपर यहाँ पर क्या स्थापित करेंगे? कार्बन बुर्स स्थापित करेंगे। जो कार्बन बुर्स क्या करेगी? कार्बन बुर्स को यदि हम 20 डिग्री इस दिशा में स्थापित करती है तो मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी। यदि हमारे को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमानी है तो इन कार्बन बुर्सों को यहाँ स्थापित न करके इस दिशा में स्थापित कर देंगे तो यह मोटर क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। और इस मोटर की जो गति है वो अधिकतम तथा निम्न गति से अधिकतम गति और अधिकतम गति से निम्न गति में इस मोटर की गति को क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन कर सकते हैं। और इस मोटर का उपयोग क्रेन, कटिंग टूल्स आदि में किया जाता है। अब बात करते हैं हम 3 फेज मोटर की गति कम या अधिक कर सकते, किस प्रकार कर सकते हैं। 3 फेज मोटर की गति परिवर्तन। 3 फेज जो मोटर है उसकी हम गति परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले बात करता हूं वोल्टेज नियंत्रण। किसकी बात करता हूं? वोल्टेज नियंत्रण। वोल्टेज नियंत्रण या इसको मैं बोल सकता हूं प्रतिरोध लगाकर। जैसे यहां पर कोई 3 फेज मोटर है। कौन सी मोटर है?
थ्री फेज मोटर है। अब थ्री फेज मोटर है, इसको तो हम कौन से दो कनेक्शन कर सकते हैं, एक तो स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। तो मान लिया कि यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन करके 3 वायर बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ से मेरे को कौन सी सप्लाई देनी है, यहाँ पर एक क्या लगा दिया, स्टार्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, स्टार्टर। यहाँ पर ये क्या संयोजित कर दिया, स्टार्टर। अब थ्री फेज मोटर है तो यहाँ पर कौन सी सप्लाई दूंगा, आर वाई बी। तो यहाँ पर मान लिया कि जैसे ही मैंने सप्लाई दी तो यहाँ से स्टार्टर से ऑन करेंगे तो इस मोटर को सप्लाई मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज मापते हैं वो कौन सी होती है, VL वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज। अब जो लाइन वोल्टेज होती है थ्री फेज के अंदर तो वो मान लिया कितनी कितनी आती है, 415 वोल्टेज। अब 415 वोल्टेज पर ये मोटर क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि अधिकतम गति पर चल रही है, क्या चल रही है, अधिकतम गति पर चल रही है। तो मैं यहाँ पर इनके मध्य क्या करूंगा, यहाँ पर इनके मध्य क्या कर दूंगा, प्रतिरोध संयोजित कर दूंगा। अब प्रतिरोध क्या करेंगे, यहाँ पर इस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे। कि मान लीजिए पहले 415 वोल्टेज थी, अब ऐसे मान लो कि 380 वोल्टेज ही क्या मिल रही है इस मोटर को, 380 वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पर वोल्टेज कम मिलेगी तो यहाँ पर जो इस मोटर की घूर्णन गति है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस मोटर की क्या हो जाएगी, घूर्णन गति कम हो जाएगी, क्योंकि इस मोटर का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, T समानुपाती V स्क्वायर। कि जैसे हम वोल्टेज कम करेंगे तो टॉर्क का मान कम होगा, टॉर्क का मान कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गति भी कम हो जाएगी। अब मैं दूसरी बात करता हूं, पोल परिवर्तन करके। पोल्स परिवर्तन करके। अब पोल्स परिवर्तन करेंगे तो पोल्स परिवर्तन की मान लिया कि मैं दो को P बराबर क्या होता है, P बराबर F इंटू 120 बटा N होता है। कि जो थ्री फेज मोटर है इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि सिग्नल बेस सप्लाई देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नियतांक होगी। 120 डिग्री का मान दे रखा है तो क्या होगा, नियतांक होगी। यदि हम यहाँ पर पोलों की संख्या परिवर्तन कर देंगे, क्या कर देंगे, पोलों की संख्या परिवर्तन कर देंगे तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी, परिवर्तन कर जाएगी। तो अब हमारे को क्या चाहिए, घूर्णन गति चाहिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर F इंटू 120 बटा क्या हो जाएगा P। तो अब यहाँ पर हम दो उदाहरण लेते हैं कि कोई भी मोटर है, हमने कितने पोल्स लिए, दो पोल्स स्थापित कर लिए। कि कोई भी मोटर है तो वहां पर कितने पोल्स स्थापित कर लिए, दो पोल्स स्थापित कर लिए। तो यहाँ पर मैं रखता हूं इस सूत्र के अंदर कि दो पोल्स है तो n बराबर F। तो एसी मोटर की बात कर रहे हैं तो एसी मोटर में जो वास्तविक फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। 50 इंटू 120 यहाँ पर क्या नियतांक है, और यहाँ पर पोलों की संख्या कितनी ली हमने, दो। यहाँ पर पोलों की संख्या कितनी ली, दो। तो दो को काटने में यहाँ पर कितनी बार गया, 60। 5 को 6 से गुणा किया तो कितने हो गए, 30। 2 जीरो बच गई तो यहाँ पर कितने हो गए, 3000 आरपीएम, राउंड प्रति मिनट। कि इसकी जो गति लेंगे वो किस में लेंगे, आरपीएम में लेंगे, राउंड प्रति मिनट। अब बात करता हूँ कि मैं यहाँ पर दो पोल न लेकर कितने पोल ले सकता हूँ, 4 पोल्स। अब यहाँ पर 4 पोल्स लूंगा तो यहाँ पर इसकी घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले 2 पोल्स की थी, अब कितने पोल्स की ले रहा हूँ, 4 की। अब 4 से काटने पर यहाँ पर कितनी बार गया, 3 बार। 5 3 15। तो इसकी जो घूर्णन गति है वो कितनी हो जाएगी, 1500 आरपीएम। तो पहले इस मोटर की जो घूर्णन गति थी, पहले इस मोटर की जो घूर्णन गति कितनी थी, 3000 आरपीएम थी। और अब इस मोटर की घूर्णन गति है वो कितनी है, 1500 आरपीएम। तो जो थ्री फेज मोटर है तो पहले हमने वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज को कम ज्यादा करके मोटर की गति नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर पढ़ रहे हैं वोल्टेज पोल्स की संख्या परिवर्तन करके, पोल्स की संख्या परिवर्तन करके। अब पोल्स की संख्या परिवर्तन करेंगे, पहले 2 पोल लिए, उस समय इस मोटर की घूर्णन गति कितनी थी, 3000 आरपीएम। जब हमने पोल्स की संख्या कितनी ली, 4, तो इस मोटर की जो घूर्णन गति कितनी होगी, 1500 की। जैसे जैसे हम पोल्स की संख्या बढ़ाएंगे तो इस मोटर की जो घूर्णन गति होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी।